अब तो सही है, सही है। ऐसे पूरा फिगर में उल्टा दिखेगा। वही ध्यान उसको तो ठीक तो है, उल्टा करना वो नहीं शरीर बदवा से जब उल्टा एकदम पता चल जाता उल्टा। हम किधर कर रहे थे तभी पे हमें दिखाई देता उल्टा। कब से क्या कल चैप्टर स्टार्ट किया गया था पलायन वेग, लेसन 14 पलायन वेग, उपग्रहों की गति तथा पलायन वेग। अगला हेडिंग है उपग्रह की ऊर्जा। उपग्रह की ऊर्जा, एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। हाँ सुनो, किसी भी ग्रह के चारों तरफ गति करते हुए उपग्रह में दो प्रकार की ऊर्जाएं होती है, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा होता है। गतिज ऊर्जा इसलिए होता है कि उपग्रह जो होता है ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाता है, जबकि स्थितिज ऊर्जा इसलिए होता है क्योंकि उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र के अंदर होता है। तो इस गतिज और स्थितिज ऊर्जा के योग को ही उपग्रह की कुल ऊर्जा कहते हैं। तो उपग्रह की कुल ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पर कहेंगे कि पृथ्वी द्वारा किसी उपग्रह पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल उसके केंद्र की तरफ लगने वाले अभिकेंद्र बल के मान के क्या होता है, बराबर होता है। अर्थात यहाँ पर कह सकते हो कि गुरुत्वाकर्षण बल, तो गुरुत्वाकर्षण बल बराबर किस बल के मान के बराबर होता है, तो अभिकेंद्र बल के मान के बराबर होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल GMEM और अपान कितना हो जाएगा, R², और अभिकेंद्र बल mv²/r हो जाएगा। तो mv²/r, अब r से r क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो mv² बराबर GME
यम अब बाई कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो अब उपग्रह की गतिज ऊर्जा तो लिखेंगे अर्थात उपग्रह की गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा का सूत्र बताना है। तो गतिज ऊर्जा के बराबर क्या होता है, हाफ यम भी का स्क्वायर। तो हाफ यम भी का स्क्वायर ये फार्मूला होता है गतिज ऊर्जा का। और यम भी स्क्वायर बराबर इक्वेशन नंबर 1 से, तो समीकरण 1 से यम भी स्क्वायर बराबर जी एम ई एम बटा आर। तो उपग्रह की गतिज ऊर्जा हाफ जी एम ई एम बाई कितना हो गया, आर हो गया। तो यह उपग्रह की गतिज ऊर्जा हो गया। अब यहां देखो उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा। तो उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा, तो उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को किससे लिखते हैं, तो यू से। अगर इसी का मान गतिज ऊर्जा का मान ऋणात्मक ले लें, ऋणात्मक का मतलब माइनस जी एम ई एम बाई आर ले ले, तो यह उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। तो उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। अब उपग्रह की जैसे ये हाफ छोड़ दो, तो ये जो मान है जी एम ई एम बाई आर ये ऋणात्मक हो जाता है, तो उपग्रह की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगा। अब देखो उपग्रह की कुल ऊर्जा, तो उपग्रह की कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा के बराबर कुल ऊर्जा ई बराबर गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो ई बराबर गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा का मान कितना है, तो हाफ जी एम ई एम बाई आर और माइनस स्थितिज ऊर्जा का मान जी एम ई एम बाई कितना हो जाएगा, आर। तो जी एम ई एम बाई आर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम कॉमन कर सकते हैं। तो उपग्रह की कुल ऊर्जा ई बराबर जी एम ई एम बाई आर को कॉमन कर लिए, तो यहाँ पर बचा 1/2 और यहाँ पर बचा 1। तो 1/2 अब माइनस कितना हो गया, 1। तो ई बराबर जी एम ई एम बाई आर, एलसीएम ले लेंगे तो 1/2 माइनस 1 अर्थात 1 2 आपका 1 माइनस 2 बराबर माइनस 1/2। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, अर्थात यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1/2। तो ई बराबर माइनस 1/2 जी एम ई एम बाई कितना हो गया, आर। ये उपग्रह की क्या हो गई, कुल ऊर्जा, अर्थात उपग्रह की ये कुल ऊर्जा हो गया। तो उपग्रह की कुल ऊर्जा का फार्मूला कितना हो गया, तो उपग्रह की कुल ऊर्जा का फार्मूला हो गया माइनस जी एम ई एम बाई आर। यदि उपग्रह पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई ऊपर गति करता है, तो कहेंगे यदि उपग्रह पृथ्वी के सतह से, पृथ्वी के सतह से स्मॉल h ऊंचाई ऊपर गति करता है, तो उपग्रह की कुल ऊर्जा आर के जगह पर क्या लिखेंगे, पृथ्वी की त्रिज्या आरी और एच अर्थात आरी प्लस एच। तो ई बराबर माइनस 1/2 जी एम ई एम और अपान आर ई प्लस एच। ये एच ऊंचाई ऊपर स्थित उपग्रह की कौन सी ऊर्जा हो गई, कुल ऊर्जा हो गया। अब कहेंगे यदि उपग्रह पृथ्वी के अत्यंत समीप गति करता है, उपग्रह पृथ्वी के अत्यंत समीप गति करता है, तो पहले इसको लिख लो, अभी और बड़ा है। लिखेंगे पृथ्वी के चारों परिक्रमण करने वाले, पृथ्वी के चारों ओर
परिक्रमण करने वाले उपग्रह में गतिज तथा स्थितिज दोनों प्रकार की ऊर्जाएं लगती हैं। स्थितिज ऊर्जा इसलिए लगता है कि उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में होता है। गुरुत्वीय क्षेत्र में होता है। गुरुत्वीय क्षेत्र में होता है तथा गतिज ऊर्जा इसलिए होता है कि उपग्रह गति करता है। पैराग्राफ चेंज। पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल उपग्रह द्वारा पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगाए गए अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। अभिकेंद्र बल के बराबर होता है। पूरा लिख लीजिए। नया हेडिंग था उपग्रह की ऊर्जा। ठीक है, जो यहाँ आ रहा है लेट से आ रहा है, प्लस 2 बार 4 बार फिर आ रहा है, लगे कि हाथ में गिरा तो उसने लेट से रोज रोज 10 बार हो रहा है तो खर्चे तो दिखा तो
अब देखो, उपग्रह की ऊर्जा का मान गुरुत्वीय त्वरण, तो गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी के पदों में देखेंगे। ये उपग्रह की गतिज ऊर्जा है, चूंकि हम जानते हैं GME इजकल टू GRE का स्क्वायर। तो देखो गतिज ऊर्जा के बराबर इस GME के जगह पर GRE का स्क्वायर लिख देंगे, तो यहां पर हो जाएगा GRE का स्क्वायर इंटू यम और अपान कितना हो जाएगा R। ये आपका फार्मूला हो गया गतिज ऊर्जा। अब स्थितिज ऊर्जा देखो, स्थितिज ऊर्जा U बराबर GME के जगह पर GRE का स्क्वायर, तो GRE का स्क्वायर माइनस GRE का स्क्वायर अपान यम इंटू यम अपान R। ये स्थितिज ऊर्जा हो गया। अब उपग्रह की कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा E बराबर होता है -1/2 और GME के जगह पर हो जाएगा GRE का स्क्वायर इंटू यम, अब बाई कितना हो गया R। ये आपका हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बाबू, अब यहाँ पर गतिज और स्थितिज ऊर्जा देखो, तो ये गतिज ऊर्जा K है और स्थितिज ऊर्जा माइनस, ये बायां पक्ष दायां पक्ष दायां पक्ष क्या है बराबर है ना, लेकिन U क्या है माइनस में, अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि K बराबर क्या होता है -U। अगर स्थितिज ऊर्जा मालूम हो और उसके साथ माइनस लगा दे तो गतिज ऊर्जा प्राप्त हो जाएगा। अब देखो एक और चीज हमको प्राप्त हो रहा है, इसके जगह पर क्या लिख सकते हो, इसके जगह पर लिख सकते हैं K का मान कितना है, K का मान हाफ छूट गया है, K का मान क्या छूट गया है यहाँ पर हाफ। तो यहाँ पर देखो तब एक और फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पर K बराबर इसके जगह पर U हो जाएगा, लेकिन U का मान किसमें है माइनस, तो -U/2। तो K बराबर कितना हो जाएगा -U/2, यानी स्थितिज ऊर्जा का आधे भाग के ऋणात्मक मान गतिज ऊर्जा के मान के बराबर होता है। अब यहां देखो, अब फिर से ये गतिज स्थितिज ऊर्जा होगा कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा E बराबर इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं U, इसके जगह पर U अब बटा 2, तो ये तो हो गया है। अब E, तो यहाँ पर U/2 -U/2 यह भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर यानी K बराबर -U/2, K बराबर -U/2, E बराबर कितना हो जाएगा, तो E बराबर आपका हो जाएगा इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं K, इसके जगह पर K, तो E बराबर -K, तो ये आपका कौन सी ऊर्जा हो गया गतिज ऊर्जा। तो कह सकते हैं कि उपग्रह की कुल ऊर्जा किसे कहते हैं, तो कोई भी उपग्रह अगर पृथ्वी के चारों तरफ अगर चक्कर लगाता है तो उसमें दो प्रकार की ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा इसलिए होता है कि उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र में गति करता है, और गतिज ऊर्जा इसलिए होता है कि उपग्रह गति करता है। तो इन दोनों प्रकार की ऊर्जाओं के योग को उपग्रह की कुल ऊर्जा कहते हैं। और उपग्रह और ग्रह के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उपग्रह द्वारा पृथ्वी पर लगने वाले विकेंद्र बल के मान के बराबर होता है, तो गतिज ऊर्जा निकल गया। और इसी ऊर्जा का ऋणात्मक मान स्थितिज ऊर्जा होता है, और दोनों ऊर्जा को जोड़ दिए तो कुल ऊर्जा E निकल गया, ठीक है। अगर यह ऊंचाई पर है तो कुल ऊर्जा E निकल गया। और गुरुत्वीय त्वरण के पदों में इस GME के जगह पर GRE बदले तो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और कुल ऊर्जा G के पदों में हो गया।
अब इन दोनों में संबंध लगाए तो ये 3 संबंध आपको प्राप्त हो गए। ठीक है, तो ये आपका उपग्रह की ऊर्जा हो गया। लिख लेंगे। कुल ऊर्जा जो होगा दोनों ऊर्जाओं के योग के बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस होगा। और गतिज ऊर्जा जो होगा ये प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर प्रूफ करेंगे तो कुल ऊर्जा ई का मान देखो ई है और ये माइनस है, और इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं के। तो ई बराबर कितना हो जाएगा माइनस के, वही तो लिखा गया है। हो गया। अगला अगला हेडिंग है उपग्रह की बंधन ऊर्जा। उपग्रह की बंधन ऊर्जा देखेंगे। बंधन ऊर्जा किसे कहते हैं? ये आपका पृथ्वी है। ये क्या है? पृथ्वी है। आप पृथ्वी के चारों तरफ कोई ग्रह जो होता है वह चक्कर लगा रहा अपनी कक्षा में। तो ध्यान से समझो हमारी बात को। किसी उपग्रह का अपनी कक्षा को छोड़ करके पलायन कर जाने के लिए, यानी उस बाहर निकल जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को ही उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। इसे ई से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब देखो ई से व्यक्त करते हैं तो उपग्रह की कुल ऊर्जा ई बराबर कितना होता है? अभी जस्ट निकाले हैं, माइनस हाफ GMEM/R। ठीक है, कुल ऊर्जा है। या ई बराबर जी के पदों में होता है नीचे माइनस हाफ GRE² M/R। ये ऊर्जा किस में है? ऋणात्मक में है। कहेंगे यदि उपग्रह को कितने, ये इसी ऊर्जा को प्लस में कर दें। माइनस में ऊर्जा है और जब और अधिक ऊर्जा देंगे तो अपनी कक्षा को छोड़ करके पलायन कर जाएगा। तो यदि उपग्रह को प्लस, माइनस की जगह पर प्लस, तो प्लस हाफ GMEM/R, या इसको प्लस में कर दे प्लस हाफ GRE² ऊर्जा दे दिया जाए तो, ठीक है, वह अपनी कक्षा छोड़कर क्या हो जाएगा? पलायन कर जाएगा। अपनी कक्षा छोड़कर क्या कर जाएगा? पलायन कर जाएगा। अतः उपग्रह की बंधन ऊर्जा, तो बंधन ऊर्जा का मतलब बाइंडिंग एनर्जी बी, इसी को क्या करते हैं? प्लस में। तो क्या हो जाएगा? प्लस हाफ GMEM/R, ये प्लस में हो गया। तो उपग्रह की कौन सी ऊर्जा हो गई? बंधन ऊर्जा। या बंधन ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी किस पदों में? स्मॉल जी के पदों में।
तो इसी को प्लस कर दें तो प्लस हाफ GRE का स्क्वायर यम बाई आर। तो ये क्या हो गया, बंधन ऊर्जा कैपिटल जी के पदों में और स्मॉल जी के पदों में। तो बंधन ऊर्जा समझा गया, किसी उपग्रह को अपनी कक्षा को छोड़ करके और पलायन अर्थात बाहर निकल जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को हम उपग्रह की बंधन ऊर्जा कहते हैं। तो लिखेंगे पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करते हुए, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करते हुए किसी पिंड या उपग्रह को अपनी कक्षा छोड़कर पलायन कर जाने के लिए, अपनी कक्षा छोड़कर पलायन कर जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा को उपग्रह की बंधन ऊर्जा कोष्टक में BE बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। लिख लो इसको। हो गया क्या? पलायन ऊर्जा, अगला हेडिंग है पलायन ऊर्जा। पलायन ऊर्जा, हाँ, पलायन ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी उपग्रह को पलायन वेग से फेंकने के लिए आवश्यक ऊर्जा को पलायन ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, अब यहां देखो, माना स्मॉल यम द्रव्यमान के पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, जो अभी जस्ट लगाए हैं, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा
तो यम द्रव्यमान के पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा अभी जस्ट बताए हैं उपग्रह की ऊर्जा में U बराबर प्लस जी एम ई एम और अपान आर के जगह पर आर ई, क्योंकि पृथ्वी के सतह से वस्तु को फेंक रहा है तो त्रिज्या कितनी होगी आर ई। तो ये आपका यानी स्थितिज ऊर्जा हो गया। ठीक है, ये स्थितिज ऊर्जा हो गया और यही स्थितिज ऊर्जा ही उसकी कौन सी ऊर्जा है, पलायन ऊर्जा हो जाएगा। ये किस में होता था बाबू, ये माइनस में होता था, माइनस होता था ना, लेकिन इसी ऊर्जा को किस में कर दें, प्लस में। जैसे बंधन ऊर्जा में कुल ऊर्जा को माइनस में था तो प्लस में कर दिए तो बंधन ऊर्जा हो गया। यहाँ स्थितिज ऊर्जा जो है माइनस में है, इसी को प्लस में कर दे तो पलायन ऊर्जा हो जाएगा। अतः उपग्रह की पलायन ऊर्जा, तो उपग्रह की पलायन ऊर्जा, तो पलायन ऊर्जा ई बराबर देखो क्या होगा, ई बराबर हो जाएगा, इसी को प्लस में कर दिया जाए तो प्लस जी एम ई एम और अपान आर ई, ये पलायन ऊर्जा का फार्मूला हो गया। ठीक है, आज चूंकि हम जानते हैं जी एम इजकल टू जी आर ई का स्क्वायर इस्माइल जी के पदों में, तो जी एम ई के जगह पर जी आर ई भर दें तो यहां पर क्या लिखेंगे, अतः उपग्रह की पलायन ऊर्जा, पलायन ऊर्जा, तो पलायन ऊर्जा बराबर, तो पलायन ऊर्जा ई बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो जी एम ई के जगह पर जी आर ई का स्क्वायर भर दिया जाए तो जी आर ई का स्क्वायर यम और अपान आर ई से आर ई कट जाएगा, तो यहां पर आपका हो जाएगा पलायन ऊर्जा ई बराबर क्या हो जाएगा, प्लस जी आर ई एम। गुरुत्वाकर्षण में एक न्यूमेरिकल शायद इसी पर आया हुआ था। ठीक है, पलायन ऊर्जा पर ही न्यूमेरिकल एक न्यूमेरिकल था जो हम कहे थे अगले चैप्टर में ये फार्मूला है। ठीक है, तो लिखेंगे पलायन ऊर्जा का मतलब, पलायन ऊर्जा को किसे लिखते हैं, ई, किसे लिखते हैं, पलायन ऊर्जा को हम लिखते हैं ई से, ई से, तो पलायन ऊर्जा ई बराबर जी आर ई एम अपान आर ई। ठीक है, तो लिखेंगे किसी उपग्रह या पिंड को पलायन वेग से फेंकने के लिए, पलायन वेग से फेंकने के लिए पिंड को जितनी ऊर्जा दी जाती है, पिंड को जितनी ऊर्जा दी जाती है उसे पलायन ऊर्जा ई कोष्टक में ई कहते हैं। जैसे बाइंडिंग एनर्जी को बी से लिखते थे, पलायन ऊर्जा को ई से लिखते हैं, पलायन ई से प्रदर्शित करते हैं। हो गया पैराग्राफ, चलिए पूरा लिख लो।
हो गया। पलायन ऊर्जा हो गया। अगला हेडिंग रहेगा पलायन वेग। पलायन वेग, हाँ इधर देखो, वह न्यूनतम वेग जिसमें पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंका जाए, ऊपर की तरफ फेंका जाए, और वह पिंड पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाए और पुनः वह पृथ्वी पर वापस न लौटे, तो इस न्यूनतम वेग को पलायन वेग कहते हैं, जिसे VE से प्रदर्शित करते हैं। जैसे देखो हम इसको फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ फेंके, लेकिन फिर से क्या हो गया, वापस आ गया, तो इसका मतलब हमने इसको पलायन वेग से नहीं फेंका। तो पलायन वेग एक ऐसा वेग होता है जिससे पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ फेंक दे, गुरुत्व क्षेत्र को पार कर जाए और पृथ्वी पर पुनः वापस न लौटे, तो ऐसे न्यूनतम वेग को हम पलायन वेग कहते हैं। इसे VE से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे पलायन वेग, वह न्यूनतम वेग, वह न्यूनतम वेग जिससे, वह न्यूनतम वेग जिससे किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर, किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंकने पर, ऊपर की ओर फेंकने पर वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, गुरुत्वीय क्षेत्र को पार कर जाता है, तथा पृथ्वी पर पुनः कभी वापस नहीं लौटता, तथा पृथ्वी पर पुनः वापस नहीं लौटता, पृथ्वी पर पुनः वापस नहीं लौटता, तो इस वेग को पलायन वेग कहते हैं, पलायन वेग कहते हैं। इसे VE से प्रदर्शित करते हैं। पैराग्राफ चेंज कर लो, सूत्र का निगमन कर रहे हैं। देखो कहेंगे, माना पिंड को किस वेग से फेंकने पर, पलायन वेग से फेंकने पर वह अनंत पर चला जाएगा, तो पलायन वेग से फेंकने पर वह कहाँ चला जाएगा, अनंत पर चला जाएगा, अनंत पर चला जाएगा। ठीक है, अतः पिंड की पलायन ऊर्जा, पिंड की पलायन ऊर्जा गतिज ऊर्जा के क्या होता है, बराबर होता है। गतिज ऊर्जा के क्या होता है,
बराबर होता है। कंफर्म। तो अब यहां देखो, अर्थात यानी यहां पर लिखेंगे गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा बराबर किस ऊर्जा के? पलायन ऊर्जा। तो पलायन ऊर्जा के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा बराबर होता है हाफ यम भी का स्क्वायर, हाफ यम भी का स्क्वायर। लेकिन पलायन वेग क्या है, किस वेग से फेंक रहा है? भी ई वेग से। भी के जगह पर भी ई का स्क्वायर बराबर पलायन ऊर्जा का फार्मूला देखो, अभी जस्ट लिखे हैं पलायन ऊर्जा का फार्मूला जी एम ई एम अपान आर ए। तो यानी यहां पर कितना हो जाएगा? जी एम ई एम और अपान आर ई, ये प्लस में है। हाई दो का क्या करें? त्रियक गुणा कर दें और यम से यम क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर भी ई का स्क्वायर बराबर 2 जी एम ई और अपान कितना हो जाएगा? आर ए। ये वर्ग को पक्षांतर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? √2 GME अपान आर ए। ये पलायन ऊर्जा का फार्मूला कैपिटल जी के पदों में हो गया। अब स्मॉल जी के पदों में तो देखो, वी नो डैट, हम जानते हैं जी एम इक्वल टू जी आर ई का स्क्वायर। हम जानते हैं कि जी एम इक्वल टू कितना होता है? जी आर ई का स्क्वायर। तो देखो जी एम ई के जगह पर जी आर ई का स्क्वायर, तो पलायन वेग भी इक्वल टू अंडर रूट जी आर ई 2 जी आर ई का स्क्वायर अपान आर ई से आर ई कट गया। तो पलायन वेग भी इक्वल टू अंडर रूट 2 GRE, ये आपका फार्मूला हो गया। ठीक है, लिख लेंगे। उपग्रह की कक्षी चाल कल पहला हेडिंग बताए थे। तो कक्षी चाल तथा पलायन वेग में संबंध, कक्षी चाल तथा पलायन वेग में संबंध। ठीक है, देखो हम संबंध का निर्माण कर रहे हैं। हम जानते हैं उपग्रह की कक्षीय चाल, तो उपग्रह की कक्षीय चाल को किसे लिखते हैं? V0 से। और कल प्रूफ कराए थे V0 इक्वल टू अंडर रूट GRE, इक्वेशन नंबर 1। और यहां पर देखो, यहां पर है पलायन वेग। पलायन वेग को किसे लिखते हैं? V से। और देखो V इक्वल टू अंडर रूट 2GRE, तो V इक्वल टू अंडर रूट 2GRE, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग देते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 भागा समीकरण
1। तो कितना हो जाएगा v और v0। तो v बराबर अंडर रूट, देखो v का मान है 2g_r_a और v0 का मान है g_r_a। तो g_r_a से g_r_a कट गया, तो v बटा v0 बराबर अंडर रूट 2। अब v0 का त्रियक गुणा कर दो, तो v बराबर अंडर रूट 2 इंटू v0। यही पलायन वेग तथा कक्षीय वेग में संबंध हो गया। आसान है। तो हेडिंग डालो, कक्षीय चाल तथा पलायन वेग में संबंध लिख लो। देखेंगे बाबू, जो ग्रुप पर पढ़ रहे हैं, अगर हल्का सा मीटिंग छूट जाता है तो क्लास 11 पर सर्च करेंगे। जो सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर सबसे अंतिम में रिकॉर्डिंग आएगा, उस रिकॉर्डिंग को टच करेंगे तो आज का प्रतिदिन का पढ़ाया हुआ, ठीक है, मीटिंग तुरंत शुरू से आपको प्राप्त हो जाएगा, प्रतिदिन का मीटिंग। तो अगर छूटता है तो वहां पर आप संपर्क करके देख सकते हो, कुछ मिला सकते हो, तो सब आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। मीटिंग का रिकॉर्डिंग आपके क्लास 11 शेड्यूल पर टच करेंगे तो तुरंत सबसे ऊपर आपका, जब हटाएंगे तो रिकॉर्डिंग लिखा रहेगा, रिकॉर्डिंग को टच करेंगे तो तुरंत उस दिन का पढ़ाया हुआ रिकॉर्डिंग मीटिंग समाप्त होने के 1-2 घंटे बाद तुरंत आपको प्राप्त हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। अगला हेडिंग, चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति। यहां देखो, चंद्रमा जैसे पृथ्वी ग्रह है तो यहां पर लोग रह रहे हैं, तो इसी तरह चंद्रमा पर भी क्या हो सकता है, उपग्रह है तो वहां पर भी तो रहा जा सकता है, वहां पर भी घर आदमी बनवा सकता है, रह सकता है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि बताइए कि चंद्रमा पर वायुमंडल अनुपस्थित होता है क्यों। तो देखो, चंद्रमा की त्रिज्या आर्यम तथा चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण जीएम दोनों ही पृथ्वी की त्रिज्या आरी और पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी की तुलना में क्या होता है बाबू, कम होता है। और इस चंद्रमा पर पलायन वेग, चंद्रमा पर पलायन वेग 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। और चंद्रमा पर गैसों का ऊष्मीय वेग, चंद्रमा पर जो भी गैस होते हैं, ठीक है, तो कहेंगे कि कम होता है। चंद्रमा के इस ताप पर गैस के अणुओं का औसत ऊष्मीय वेग, चंद्रमा के इस ताप पर कहेंगे चंद्रमा के इस ताप पर गैसों के अणुओं का
अणुओं का औसत ऊष्मी वेग, औसत ऊष्मी वेग क्या होता है? अधिक होता है। जब गैसों के अणुओं का ऊष्मी वेग अधिक होगा तो इस ताप पर, ठीक है, कोई भी गैस का अणु, इस ताप पर कोई भी गैस का अणु, ठीक है, आपका चंद्रमा पर ठहर नहीं पाता है, चंद्रमा पर ठहर नहीं पाता है। तो जब चंद्रमा पर कोई गैस का अणु, कोई भी अणु रुकवे नहीं करेगा तो O2 गैस है, रुकवे नहीं करेगा, नाइट्रोजन रुकवे नहीं करेगा, तो चंद्रमा के इस ताप पर जब कोई भी गैस का अणु चंद्रमा पर ठहर नहीं पाएगा तो बताओ, तो जब चंद्रमा पर गैस ही, ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो क्या चंद्रमा पर वायुमंडल उपस्थित होगा? नहीं। इस कारण चंद्रमा पर वायुमंडल क्या होता है? अनुपस्थित होता है। आई बात समझ में? क्या कहेंगे? चंद्रमा की त्रिज्या तथा गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी की त्रिज्या तथा गुरुत्वीय त्वरण की तुलना में क्या होता है? बहुत ही कम होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा के इस ताप पर गैस के अणुओं का औसत ऊष्मी वेग इतना अधिक होता है कि गैस के अणु चंद्रमा पर ठहर नहीं पाते हैं, चंद्रमा पर ठहर नहीं पाते हैं। इस कारण चंद्रमा पर क्या होता है? वायुमंडल अनुपस्थित होता है। तो इस कारण चंद्रमा पर क्या होता है? वायुमंडल अनु इस कारण चंद्रमा पर क्या होता है? वायुमंडल अनुपस्थित होता है। ठीक है, तो लिखेंगे चंद्रमा की त्रिज्या तथा गुरुत्वीय त्वरण, चंद्रमा की त्रिज्या तथा गुरुत्वीय त्वरण दोनों ही पृथ्वी की त्रिज्या, दोनों ही पृथ्वी की तुलना में, दोनों ही पृथ्वी की तुलना में कम होता है, तुलना में कम होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड, 38 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। सेकंड होता है। चंद्रमा के इस ताप पर, चंद्रमा के इस ताप पर गैस के अणुओं का औसत ऊष्मी वेग, गैस के अणुओं का औसत ऊष्मी वेग इतना अधिक होता है, इतना अधिक होता है कि, अधिक होता है कि गैस के अणु, गैस के अणु चंद्रमा पर ठहर नहीं पाते हैं, गैस के अणु चंद्रमा पर ठहर नहीं पाते हैं। इस कारण चंद्रमा पर
पर वायुमंडल अनुपस्थित होता है। अनुपस्थित होता है। अगला हेडिंग, प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई। प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई। प्रक्षेप्य द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई। याद रखो, माना यह पृथ्वी है जिसका द्रव्यमान कितना है, m e है, और इस पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है, r e है। इस पृथ्वी के सतह बिंदु A पर यम द्रव्यमान का पिंड स्थित है। तो यम द्रव्यमान का पिंड स्थित है, तो इस बिंदु A पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, चाहे स्थितिज ऊर्जा UA बराबर GMEM अपान RE माइनस में। और द्वितीय केस में यदि पिंड उपग्रह पृथ्वी के सतह से h ऊंचाई ऊपर बिंदु B पर प्रक्षेपित कर दिया जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा बिंदु B पर कितना हो जाएगा, G माइनस GMEM अपान RE प्लस H। ठीक है, अब इसको क्या करें, सॉल्व करें, तो प्रक्षेप द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई कितनी h हो सकती है वह आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे, फोटो बना लेना, फोटो बना लीजिए। इसमें लिखो, माना प्रक्षेपित पिंड का द्रव्यमान, माना प्रक्षेपित पिंड का द्रव्यमान स्मॉल m है, m है। यदि पृथ्वी का द्रव्यमान me तथा त्रिज्या RE है, तो पृथ्वी के तल पर पिंड की गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, याद देखो इसके लिए सूत्र का निर्माण कर रहा है। पृथ्वी के तल A पर, पृथ्वी के तल A पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तो UA बराबर माइनस GMEM और अपान RE बिंदु A पर और बिंदु B पर। तो यहां पर लिखेंगे बिंदु B पर गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा, तो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा UB बराबर कितना हो जाएगा, माइनस
जी एम ई एम और आर की जगह पर आर ई प्लस एच। अब द्वितीय स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन, तो डेल्टा यू बराबर अंतिम में से प्रारंभिक को घटा दिया जाए, तो यूबी माइनस यूए, तो डेल्टा यू बराबर यूबी का मान देखो ये है, यूबी का मान ये है, तो कितना है माइनस जी एम ई एम और अपान आर ई प्लस एच और माइनस यूए का मान ये है, तो माइनस माइनस प्लस, तो जी एम ई एम और अपान आर ए। ठीक है, तो जी एम ई एम अपान आर ए। अब यहां पर माइनस जी एम ई एम को कॉमन कर लें, तो डेल्टा यू बराबर माइनस जी एम ई एम को कॉमन कर लें, तो क्या बचा 1 अपान आर ई प्लस एच और ये कॉमन कर लिया माइनस, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 1 अपान आर ई। ठीक है, तो डेल्टा यू बराबर माइनस जी एम ई एम और यहां पर एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा आर ई प्लस एच और इंटू आर ई, तो आर ई प्लस एच से आर ई प्लस एच कट गया, क्या बचा आर ई का गुणा 1 में कर दो, तो 1 अब माइनस आर ई से आर ई कट गया, तो यहां पर कितना हो जाएगा आर ई प्लस एच, कोष्टक बंद। अब कोष्टक को क्या किया जाए तोड़ दिया जाए, तो डेल्टा यू बराबर माइनस जी एम ई एम और यहां पर आर ई माइनस एच। ठीक है, और अपान कितना हो जाएगा आर ई प्लस एच इंटू आर ई, ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो कट जाएगा तो ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा यू बराबर जी एम ई एम और ये क्या हो जाएगा एच, तो एच हो जाएगा और अपान नीचे कितना हो जाएगा आर ई प्लस एच इंटू आर ई। ठीक है, यही एच हमें चाहिए। ठीक है, तो बिंदु बी पर स्थितिज ऊर्जा जो होती है, बिंदु बी पर स्थितिज ऊर्जा किस ऊर्जा में बदल जाएगी गतिज ऊर्जा में। ठीक है, तो लिखेंगे बिंदु बी पर पिंड की कौन सी ऊर्जा पिंड की स्थितिज ऊर्जा, तो बिंदु बी पर पिंड की स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा किसमें बदल जाएगी गतिज ऊर्जा में बदल जाती है, तो बदल जाती है कौन सी ऊर्जा गतिज स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाता है, तो स्थितिज ऊर्जा डेल्टा यू बराबर गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला बाबू देखो डेल्टा यू का मान। ठीक है, तो कितना हो जाएगा जी एम ई एम एच और अपान आर ई प्लस एच इंटू आर ई और गतिज ऊर्जा हाफ एम वी का कितना हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो हाफ एम वी का स्क्वायर, तो यहाँ पर एम से एम क्या हो जाएगा कैंसिल, तो आई 2 का त्रियक गुणा कर दे तो कितना बच जाएगा चाहे हाफ वी का स्क्वायर इक्वल टू जी एम ई एच अपान आर ई प्लस एच आई इंटू आर ई, तो 2 का त्रियक गुणा कर दे, तो 2 का त्रियक गुणा कर दे तो वी स्क्वायर, तो यहाँ पर वी स्क्वायर इक्वल टू 2 जी एम ई एच और अपान आर ई प्लस एच इंटू आर ई, उतना हो गया ना। अब ये वर्ग को क्या कर दे पक्षांतर कर दे, तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो वी इक्वल टू अंडर रूट 2 जी एम ई एच और अपान आर ई प्लस एच इंटू कितना हो जाएगा आर ई हो जाएगा, इतना हो गया ना। अब देखो चूंकि जी एम ई बराबर जी आर ई का स्क्वायर, तो यहां पर लिखेंगे चूंकि जी एम ई इक्वल टू
जी आर ई का स्क्वायर। तो देखो पलायन वेग v इक्वल टू √2 जी एम ई बराबर जी आर ई का स्क्वायर इंटू एच और अपान आर ई प्लस एच इंटू आर ई। कितना हो गया ना? तो आर ई प्लस एच इंटू कितना हो जाएगा? आर ई। अब आर ई से आर ई क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो जो बचा है लिख लिया जाए, v बराबर √ आपका 2GREH और अपान आर ई प्लस एच। यही एच हमें निकालना है। तो यानी √ को क्या कर दे? हटा दे। तो √ को हटाएंगे तो दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्ग करेंगे। तो वर्ग करने पर तो v का वर्ग करेंगे तो v स्क्वायर और ये √ वर्ग करेंगे तो 2GREH और अपान आर ई प्लस एच। अब क्या कर दे? v का त्रियक गुणा कर दे। इसमें v का त्रियक गुणा कर दे तो कितना हो जाएगा? v स्क्वायर आर ई अब प्लस एच में गुणा करेंगे तो v स्क्वायर एच अब बराबर 2GREH। ठीक है जी। अब एच को एक और कर लो, एच को, क्योंकि एच हमें चाहिए। तो एच को एक और करोगे तो देखो यहां पर क्या हो जाएगा? ये प्लस में है, इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। माइनस में हो जाएगा ना? तो देखो इधर क्या बचेगा? v स्क्वायर आर ई। तो v स्क्वायर आर ई बराबर 2GME 2G नहीं 2 GREH। ठीक है, और माइनस v स्क्वायर आर ई v स्क्वायर एच। तो v स्क्वायर कितना हो गया? एच। अब एच को क्या कर ले? कॉमन कर ले। एच को कॉमन कर ले। एच को कॉमन कर ले तो देखो एच को कॉमन करेंगे तो v स्क्वायर आर ई बराबर एच को यहाँ कॉमन कर ले तो कितना हुआ? 2GRE और माइनस v स्क्वायर। हाई अब इसका इसमें क्या कर दे? भाग दे दे। क्या जी? अब एच हमको चाहिए तो एच बराबर v स्क्वायर आर ई और इसका एक गुणा में है तो भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 2GRE माइनस v स्क्वायर। यानी प्रक्षेप द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई कितनी होगी? एच बराबर v स्क्वायर आर ई अपान 2GRE माइनस v स्क्वायर। इतना ही प्रूफ किया होगा। प्रूफ किया है? हो गया? आसान है? बहुत आसान है। लिख लो, लिख लेंगे। पलायन वेग में जो भी है इक्वेशन प्रूफ करना है। प्रूफ करने के भी आता है। इसी के साथ ये चैप्टर लगभग समाप्त हो गया। 2 दिन में हम लोग पलायन वेग पढ़ लिए। लिख लेंगे इसको।
कौन चैप्टर पढ़ना है? बाकी उसको पढ़ा है। 4-5 दिन में हो जाएगा। जैसे भाई फोन पे चलाते हैं, उनको डाल में आते हैं। कब डाल दो? अभी जाना तो कब है? हाँ सुनेंगे। केमिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है तो मीटिंग काटा जा रहा है और उसके बाद तुरंत आप जुड़ेंगे।